नमस्कार, खेलों में खास में मैं हूं नीति रावत। शुरुआत करते हैं क्रिकेट के साथ। भारत अगले साल T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। कोरोना की वजह से इस साल ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर में होने वाला वर्ल्ड कप टाल देना पड़ा था और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया को मिले। लेकिन आईसीसी के बिजनेस डेवलपमेंट विंग ने कल अपनी बैठक में ये फैसला किया कि अगले साल का विश्व कप भारत में और 2022 का ऑस्ट्रेलिया में होगा। यही नहीं, अगले साल न्यूजीलैंड में होने वाला महिलाओं का लिमिटेड ओवर का वर्ल्ड कप भी 2022 तक टाल दिया गया है। हमारे साथी संजय बैनर्जी इस समय हमारे साथ है। संजय, क्या इसे बीसीसीआई की एक और सफलता के तौर पर देखा जा सकता है? बिल्कुल, इसमें बीसीसीआई की कामयाबी कही जा सकती है, बिकॉज हर किसी को ये लग रहा था कि चूंकि आईपीएल के लिए यहाँ पर जो डेट्स हैं वो इस वजह से मिली हैं क्योंकि T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में पोस्टपोन हुआ है, तो शायद ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी होगा और 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। लेकिन एक बार फिर ये साबित हो गया है कि बीसीसीआई में भले ही ज्यादातर उनके ऑफिशियल्स अभी अपनी पोस्ट पे नहीं हो, जगह पर नहीं हो, लेकिन उनके रुतबे में कोई कमी नहीं है। और आईसीसी ने फिर ये डिसाइड किया कि 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होगा। उसके अगले साल यानी कि 22 में ऑस्ट्रेलिया उसे होस्ट करेगा। और जो न्यूजीलैंड में खेला जाने वाला था महिलाओं का वर्ल्ड कप फरवरी में नेक्स्ट ईयर, वो भी अब 2022 में चला गया है। आईसीसी ने दुनिया भर के जो बोर्ड्स हैं उनको ऑलरेडी ये इन्फॉर्म कर दिया है और कहा है कि वो इस हिसाब से अपने कैलेंडर तय करें ताकि ये जो 3 टॉप मोस्ट वर्ल्ड के इवेंट्स हैं क्रिकेट के वो तरीके से हो सकें। अक्टूबर-नवंबर 2021, अक्टूबर-नवंबर 2022। तो ये एक अच्छी सफलता। और आप जानते हैं कि 2023 का जो ओडीआई है यानी कि वनडे क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है वो भी इंडिया होस्ट करेगा। यानी कि 2 बड़े इवेंट्स इंडिया होस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है, एक 2021 का T20 वर्ल्ड कप और 2023 का वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो 2 बड़े इवेंट्स, सबको इंतजार है इनका। मैनचेस्टर में पहला क्रिकेट टेस्ट मैच दिलचस्प अंत की ओर बढ़ रहा है। मेहमान टीम ने अब तक 244 रन की लीड ले ली है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक यासिर शाह 12 रन पर और अब्बास खाता खोले बिना क्रीज पर थे। इससे पहले इंग्लैंड ने दूसरे दिन की रन संख्या 4 विकेट पर 92 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया और उसकी पूरी टीम 219 रन पर सिमट गई। पोप ने 62 रन की शानदार पारी खेली और बटलर ने 38 रन बनाए। स्टुअर्ट ब्रॉड ने 29 रन की उपयोगी पारी खेली। पाकिस्तान के दोनों लेग स्पिनर्स ने मिलकर 6 विकेट लिए। यासिर शाह को 4 और शादाब खान को 2 विकेट मिले। 107 रन की लीड के साथ शुरुआत करते हुए दूसरी पारी में पाकिस्तान ने शान मसूद का विकेट सिर्फ 6 के स्कोर पर गंवा दिया। मसूद दूसरी पारी में खाता भी नहीं खोल पाए। बाबर आजम भी सिर्फ 5 रन बना सके। आबिद अली ने 20 और अजहर अली ने 18 रन बनाए। इस समय हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा जी। तो अशोक जी, 2 लेग स्पिनर्स पाकिस्तान के पास थे, क्या ये उनका एक ट्रम्प कार्ड था? निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह यासिर शाह ने 4 विकेट लिए और जिस तरह बॉल टर्न था, निश्चित रूप से अगर चौथी इनिंग इंग्लैंड को 300 के आसपास का स्कोर बनाना पड़ेगा या 260-270 बनाने होगा तो काफी बड़ी चुनौती होगी इंग्लैंड की बल्लेबाजी की, खासकर जबकि उनकी बल्लेबाजी एक कम बल्लेबाज के साथ वो खेल रहा है। ओके, अशोक जी, 4th इनिंग आपने जिक्र किया, 4th इनिंग अभी खेलनी है, तो वो एक क्वेश्चन मार्क लगा सकता है इंग्लैंड की परफॉर्मेंस के लिए। पाकिस्तान के चांसेस जो है बेहतर नजर आने लगेंगे। जब पाकिस्तान का पलड़ा निश्चित रूप से भारी है, लेकिन जिस तरह उन्होंने दूसरे पाकिस्तान की बल्लेबाजी को धराशायी किया है तो कहीं ना कहीं उम्मीद की थोड़ी सी किरण जरूर जगी जहां तक इंग्लैंड का सवाल। लेकिन अब देखना होगा किस तरह उनके शुरुआती बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाजों के खेल। और आपको कितना स्कोर लगता है कि पाकिस्तान अगर खड़ा करेगा तो वो अपने आप को सेफ महसूस करेगा? देखिए, 244 अभी तक उन्होंने बनाए हैं। अगर 20 रन और ऐड कर देते हैं, 20-25 रन, तो निश्चित रूप से काफी बड़ी चुनौती होगी इंग्लैंड की।
पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट मैच का तीसरा दिन आंकड़ों की नजर से क्यों खास रहा, बता रहे हैं स्टैट्स कॉर्नर में मोहम्मद इशाउद्दीन। पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 107 रन से पीछे रह गई। इस तरह पिछली 7 में से 6 बार इंग्लैंड की टीम सीरीज के पहले टेस्ट की पहली पारी में 100 या ज़्यादा रन के अंतर से पिछड़ गई। 2019 में 4 बार और 2020 में 2 बार इंग्लैंड की टीम अपनी विपक्षी टीम से पहली पारी में 100 या अधिक रन से पीछे रही है। पाकिस्तान के गेंदबाज यासिर शाह ने पारी में 4 विकेट लेकर अपनी विकेटों की संख्या 217 कर ली है। इस तरह अब वह ऑस्ट्रेलिया के क्लेरी ग्रीमेट के 216 विकेटों को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले 7वें लेग स्पिन गेंदबाज बन गए हैं। यासिर शाह का यह 40वां टेस्ट मैच है, जबकि ग्रीमेट ने 37 टेस्ट खेले थे। इंग्लैंड की पारी के 6 विकेट पाकिस्तान के लेग स्पिनरों ने मिलकर झटके। यासिर को 4 और शादाब खान को 2 विकेट मिले। ओल्ड ट्रैफर्ड में आखिरी बार किसी पारी में लेग स्पिनरों ने मिलकर 6 विकेट 1997 में लिए थे, जब अकेले शेन वार्न ने 48 रन पर 6 विकेट अपने नाम किए थे। बेन स्टोक्स इस बार खाता भी नहीं खोल पाए। इंग्लैंड की भूमि पर आखिरी बार वह 2017 में नॉटिंघम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 0 पर आउट हुए थे, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी बार 5 साल पहले 2015 में शारजाह में बेन स्टोक्स का बल्ला एक भी रन नहीं निकाल पाया था। क्रिस वोक्स किसी तरह 19 रन जुटाने में सफल रहे, लेकिन इससे पहले की 9 पारियों में से 8 बार वह दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सके थे। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने की उम्मीद रखने वाले 8 बैडमिंटन खिलाड़ियों का नेशनल कैंप कल से हैदराबाद में शुरू होगा। इसमें पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और साई प्रणीत भी शामिल हैं। वहीं चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की जोड़ी कुछ दिनों के बाद कैंप में शामिल होगी। शेट्टी और रंकीरेड्डी की जोड़ी ने पिछले साल थाईलैंड ओपन का खिताब जीता था, जबकि फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचे थे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये फैसला तेलंगाना सरकार के 5 अगस्त से राज्य में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज शुरू करने की मंजूरी के बाद लिया है। नेशनल बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद ने कहा कि मैं टॉप खिलाड़ियों की कोर्ट पर वापसी से बहुत खुश हूं। उन्होंने कहा कि हम बायो सिक्योर एटमॉस्फेयर में ट्रेनिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बात करते हैं फुटबॉल की। दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट यूएफए चैंपियंस लीग का रुका हुआ सीजन 148 दिन बाद शुरू हो गया है। कोरोना के चलते स्टेडियम में दर्शक नहीं होंगे, मैदान में थूकने पर येलो कार्ड मिलेगा और वायरस के खतरे को कम करने के लिए एक मैच में 30 फुटबॉल इस्तेमाल की जाएंगी। 8 टीमों के बीच 17 दिन में 11 मैच खेले जा रहे हैं। फाइनल समेत सभी मुकाबले पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आधी रात के बाद खेले जा रहे हैं। लीग में आज देर रात प्री क्वार्टर फाइनल में बार्सिलोना और नेपोली के अलावा बायर्न म्यूनिख और चेल्सी के बीच मुकाबला होगा। एक खबर एनबीए से जुड़ी। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए ने कहा है कि उसके लेटेस्ट कोरोना वायरस टेस्ट में कोई भी प्लेयर पॉजिटिव नहीं पाया गया है। वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड में शुरू हुए सत्र के दौरान खिलाड़ियों के टेस्ट किए जा रहे हैं और बायो सिक्योर एटमॉस्फेयर तैयार किए जाने का फायदा मिला है। पिछली बार 29 जुलाई को टेस्ट रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट के बाद 343 प्लेयर्स का टेस्ट किया गया और वायरस का कोई भी कंफर्म केस सामने नहीं आया है। इसका मतलब साफ हुआ कि पिछले महीने बायो सिक्योर एटमॉस्फेयर में आने के बाद से कोई भी खिलाड़ी पॉजिटिव नहीं पाया गया है। कोविड-19 महामारी के चलते पोस्टपोन हुई लंदन मैराथन अब 4 अक्टूबर से होगी। इस इवेंट में सिर्फ टॉप एथलीट्स ही शामिल होंगे। इस दौरान डिफरेंट रूट का इस्तेमाल किया जाएगा। मैराथन ईस्ट लंदन में ग्रीनविच में शुरू न होकर सेंट जेम्स पार्क के सेफ और सिक्योर माहौल में होगी, जहां दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी। 42.2 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एथलीट्स को इस पार्क के चक्कर लगाने होंगे। ये मैराथन बकिंगम पैलेस के सामने ट्रेडिशनल वेन्यू पर ही खत्म होगी। इस मैराथन में भाग लेने वाले खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक क्वालिफिकेशन के हकदार होंगे। टोक्यो ओलंपिक्स को अगले साल तक के लिए पोस्टपोन किया गया है। ओलंपिक मैराथन चैंपियन एलियूड किपचोज और केनिसा बेकेले के मेंस इवेंट में शामिल होने की उम्मीद है। महिलाओं में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ब्रिगेड कोस्गी के आने की संभावना है। आमतौर पर इस मैराथन का आयोजन अप्रैल में होता है। तो बस खेलों में खास में आज के लिए इतना ही, लेकिन आपके कोई भी सुझाव या राय हो तो आप हमें मेल जरूर करें connect@sportszindagi.com पर। धन्यवाद, नमस्कार।